what is linear algebra? Linear algebra is the study of linear maps on finite dimensional vector spaces. ठीक है, तो मैपिंग्स जो है वेक्टर स्पेसेस के ऊपर वो आप ऑलरेडी भी फंक्शनल एनालिसिस के अंदर भी देख चुके हैं, लेकिन ये जो लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है इसमें हम स्पेसिफिकली फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के ऊपर लीनियर मैप्स को डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी लीनियर अलजेब्रा रखा गया जी। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस क्या होता है? Let F be a field and V be a non-empty set on which two operations are defined. अच्छा, इससे पहले हमने ग्रुप्स को पढ़ा था। एक ग्रुप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक ग्रुप को बनाने के लिए जो चीजें होती हैं वो आपके पास होती हैं दो। एक तो आपको एक सेट की जरूरत पड़ती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, और दूसरे आपको बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, किसी भी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए ये ग्रुप के दो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बाइनरी ऑपरेशन और सेट्स। ठीक है, और इसकी नोटेशन भी आप इसी तरह लिखा करते थे कि ये जी आपके पास सेट है और इस पर हमने ये ऑपरेशन लिया हुआ है स्टेरिक। उसके बाद हमने पढ़ा था रिंग को। रिंग के अंदर भी आपको एक तो सेट की जरूरत पड़ी, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरे आपको बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। एक आपके पास एडिशन जिसको आपने कहा था और दूसरे को आपने मल्टीप्लिकेशन कहा था। तो ग्रुप के अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन और एक सेट होता है, रिंग के अंदर एक सेट और दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। अब तीसरे नंबर पर लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन करने वाले हैं। तो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के वास्ते जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो चीजें एक वेक्टर स्पेस बनाती हैं, उसमें आपके पास दो सेट्स होंगे। ठीक है, और दो सेट्स और दो ऑपरेशंस, मतलब एक सेट को हम V का नाम देंगे, एक सेट F ले लेते हैं, और दो इस पे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन होता है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन रिंग से इस तरीके से डिफरेंट है कि रिंग के अंदर तो जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन यहाँ पर ये जस्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि ये इसको हम नाम देंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। तो इसमें फर्क क्या होगा ये हम आगे चलकर देख लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए आपको दो सेट्स और दो बाइनरी ऑपरेशंस, इन दो चार चीजों की जरूरत है। रिंग के लिए दो चीजों की जरूरत थी और तीन चीजों की जरूरत थी, और ग्रुप के लिए आपको दो चीजों की जरूरत थी जी। मजीद हम चलते आगे कि यहां पर हम सपोज कर रहे हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड। एफ आपके पास जो है ये एक फील्ड है, ठीक है, एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि ये आपके पास एक सेट है जिसको हमने V का नाम दे दिया, और एक और सेट आपके पास है दूसरा जिसको हमने F का नाम दिया जी। ये जो सेट F है इस पर कंडीशन ये है कि ये फील्ड है, और जो सेट V है इस पर कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। बाकी हम बाकी कंडीशंस देख लेते हैं। स्टार्ट में हमारे पास V एक नॉन एम्प्टी सेट है और F एक फील्ड है। आगे चलते हैं तो उसमें कहता है कि टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। ऑपरेशंस किस तरह के हैं कि पहले ऑपरेशन को हम एडिशन का नाम दे रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि V में से कोई भी आप एलिमेंट्स का एक पेयर उठाते हैं, U और V, ये दो एलिमेंट्स आप V में से लेते हैं, उनकी जो एडिशन है वो भी V को बिलोंग करनी चाहिए। मतलब इसका ये है कि ये जो सेट आपने V लिया हुआ है इसमें से एक एलिमेंट हमने उठा लिया जिसको हम V का नाम देते हैं,
एक दूसरा एलिमेंट जिसको हम u कह देते हैं। इन दोनों की जो एडिशन है u प्लस v, वो भी तीसरा कोई ना कोई एलिमेंट इसी v का होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन है जिसको मैं एडिशन का नाम दे रहा हूं कि जो v सेट है उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो उनका जो सम होगा वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह दूसरा जो आपके पास फील्ड है, इसके लिए एंड अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं ऑपरेशन, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो फील्ड वाला सेट है इसमें से एक एलिमेंट उठा लेते हैं ए, या अल्फा कह दें हम इसको, एक एलिमेंट अल्फा उठाते हैं और ये एलिमेंट यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फील्ड के एलिमेंट अल्फा को यू से मल्टीप्लाई कर देने से ये जो अल्फा यू बनेगा वो आपके पास वी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। बेसिकली ये वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपने जो फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स पढ़े थे, वो स्पेस में 3 डायमेंशनल वेक्टर्स या 2 डायमेंशनल, ये कॉन्सेप्ट उसी से मोटिवेटेड है। तो उसमें आप देखें, आप ये करते थे कि कोई वेक्टर ए लेते हैं और उसके अंदर कोई दूसरा वेक्टर हम बी जमा करते हैं, तो इनका जो सम होता था दो वेक्टर्स का, वो अगेन आपके पास एक वेक्टर होता था। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 को मैं वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये अगेन हमें एक और वेक्टर ही मिल जाता है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमें वेक्टर ही मिलता था। तो इसीलिए हमने इस ऑपरेशन का नाम रखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इस मल्टीप्लिकेशन को मैं रिंग की मल्टीप्लिकेशन से इसलिए अलग कह रहा था कि रिंग के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइन करते हैं वो इस तरह से थी कि रिंग के अंदर से दो एलिमेंट्स लेते थे, उनको मल्टीप्लाई करते थे, वो रिंग के अंदर ही जाता था। जबकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ये है कि एक फील्ड का एलिमेंट उठाना है और एक आपने वी का एलिमेंट उठाना है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वी को बिलोंग कर जाना चाहिए। तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं जी। तो ये दोनों ऑपरेशंस जब डिफाइंड होंगे, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो सेट वी होगा इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। इस सेट को हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर होल्ड्स। अगर इसमें ये जो एक्सियम्स आगे 5 एक्सियम्स दिए हुए हैं, अगर ये होल्ड कर जाए, तो इसमें पहली कंडीशन ये है कि v जो है ये अंडर एडिशन, v जो सेट है ये एडिशन के लिहाज से एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब इसके लिए वेक्टर स्पेसिस को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप ग्रुप वाला जो पोर्शन है उसको मुकम्मल करें। ग्रुप वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तो ये वेक्टर स्पेसिस को डील करना इजी होगा हमारे लिए। तो एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज थी। एक तो ये कि ऑपरेशन उस पर डिफाइन होना चाहिए, ये तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस पे एडिशन जो है वो डिफाइंड हो। दूसरा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरा इसमें एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो अंडर एडिशन उसका जो इनवर्स होते हैं तमाम एलिमेंट्स के, वो भी होल्ड करने चाहिए। और पांचवी कंडीशन उसके अंदर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करनी चाहिए। तो ये 5 प्रॉपर्टीज में इधर राइट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक के अंदर ही मैंने इसको लिख दिया। अगर उन तमाम 5 प्रॉपर्टीज को आप अलग अलग लिखें तो एक वेक्टर स्पेस को 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई और 5 प्रॉपर्टीज एबिलियन ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो 5 और 4 टोटल 9 प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन कैसे? ये आप ले रहे हैं कि एक फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस एडिशन के ओवर, ठीक है, और इस तरीके से ये अल्फा जो है ये यू अल्फा टाइम्स आ जाए प्लस इसमें अल्फा टाइम्स वी भी आपके पास आ जाए।
इसी तरह अगर आप दो स्केलर्स का सम लेते हैं तो एक वेक्टर उनसे इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। अगर आप अल्फा और बीटा दो स्केलर्स ले लेते हैं और एक वेक्टर से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होगा कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे, या फिर बीटा टाइम्स यू लेकर उसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दे। और किसी भी वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस है वेक्टर स्पेस की। अच्छा, जब भी आपने किसी सेट को चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस है, उसमें सबसे पहले आपने ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो चीजें आपने चेक करनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले कि उसमें एडिशन डिफाइंड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ये चीजें आपने चेक करनी होंगी। वेक्टर स्पेस की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, नोटेशंस हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनको हम स्केलर का नाम दिया करेंगे। एंड एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। जो सेट वी के एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर्स का नाम दिया करेंगे। A vector space V over the field F is denoted by V of F. ये एंड पर आपको ना टाइम दिया जाएगा नदीम, आप अपना क्वेश्चन नोट कर लें, तो उसके बाद मैं आपको जो भी आपका सवाल है उसका जवाब दूंगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि सबसे पहली मिसाल ये है कि एवरी फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। अब फील्ड्स हमने पढ़ी कि क्यू भी फील्ड होती है और सेट ऑफ रियल नंबर भी फील्ड होता है और सी भी फील्ड होता है। तो अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लेते हैं और फील्ड इसी सेट ऑफ रैशनल को ही लेते हैं, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस होगी। आर ये भी वेक्टर स्पेस होगी, ये भी वेक्टर, सी ओवर सी भी वेक्टर, मतलब कोई भी फील्ड लेते हैं और वो एक वेक्टर स्पेस होगी ओवर इटसेल्फ। तो जो जी एन बी आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी, उनमें से भी आप इस तरह के जो है वेक्टर स्पेसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है कि आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ये तो हम ऊपर बात कर चुके हैं। सिमिलरली आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। ये कुछ अहम बात है यहाँ पर कि आर जो है, एक तो ये इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होती है। अच्छा, दूसरे हम ये बात कर रहे हैं कि आर जो है ये क्यू की जो फील्ड है इसके ऊपर भी ये वेक्टर स्पेस होती है। कैसे देखें, अब हम यहाँ पर V जो है वेक्टर स्पेस वो R को ले रहे हैं और फील्ड जो है, फील्ड हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, Q को हम एज ए फील्ड ले रहे हैं। अब हमने करना क्या होगा, पहले तो हम एडिशन देख लेते हैं। हमें ये पता है कि एडिशन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, मतलब कोई भी दो रियल नंबर चूज करेंगे उनका सम अगेन रियल होगा, एडिशन तो डिफाइन हो गई। अब यहां पर आप क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखने के लिए एक एलिमेंट आप आर से पिक कर लें और दूसरा आप एलिमेंट बी जो है वो आप क्यू से पिक कर लें। ठीक है, अब बी और क्यू इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास रैशनल बने इररेशनल बने, होगा तो वो रियली, ठीक है, तो ये आर को ही बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये एक वेक्टर स्पेस होती है। अच्छा, चौथी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि Q इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर R। ये मैंने इसकी उलट बात कर ली, मतलब हमने ये बात तो कह दी कि R जो है ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर Q, लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है Q, क्या R को फील्ड लेते हुए भी ये
वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इसमें आप देखें पहली कंडीशन है ए और बी, ये हमने कोई दो एलिमेंट्स पिक कर लिए क्यू में से, क्यू को वेक्टर स्पेस हमने प्रूफ करना है। तो इनका जो सम आपके पास है ए प्लस बी, वो अगेन रैशनल नंबर होगा, इसीलिए एडिशन तो डिफाइन हो गई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक तो एलिमेंट हम यू ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट क्यू में से। अब ये वी का काम कर रहा है वेक्टर स्पेस, और फील्ड यहां पर मैं ले रहा हूं आर को, तो एक एलिमेंट अल्फा में चूज कर लेता हूं आर में से। अब मैं जब इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लूंगा अल्फा टाइम्स यू, तो अल्फा आपके पास रियल है और यू आपके पास है रैशनल। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है लाजमी नहीं वो रैशनल हो, ठीक है ना। दिस मे नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ क्यू। नीचे मैंने ये मिसाल दी हुई भी है कि फोर्थ में क्यू इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। उसकी रीजन ये है कि बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। मतलब मैं v जो है वो 2 को सपोज कर रहा हूं और अल्फा में √2 ले लेता हूं। अब इनका जो प्रोडक्ट है 2 टाइम्स √2, ये रैशनल नहीं है, ठीक है ना। तो ये q को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। तो ये आगे चलकर मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा कि उससे आप ये आइडिया लगा लेंगे कि कोई सेट किसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता, वो रिजल्ट आगे है। अच्छा खैर, तो क्यू जो है ये आर को फील्ड मानते हुए वेक्टर स्पेस नहीं होता। इसी तरह वी आपके पास एक सेट है जिसके अंदर इस शेप के सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, ए प्लस बी √2। यहाँ पर ए और बी जो है ये रैशनल नंबर्स हैं। तो ये जो सेट वी है ये क्यू को फील्ड लेते हुए ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। इसको आप वेरीफाई अब कर सकते हैं। एडिशन, ये इस तरह का सेट रिंग तो था, रिंग वाले कोर्स में हमने देखा, मतलब आप इस शेप के कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे 1 + 2 √2 ले लिया हमने। 1 और 2 यहाँ पर मैं रैशनल ले रहा हूँ, और 3 + 4 ले लेता हूँ। ये मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स इनकी लेकर आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप जनरल एलिमेंट्स भी सपोज कर सकते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स मैंने वी में से पिक कर लिए। अब मैं जब इनका सम करूंगा 1 + 2 √2 को अगर हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 + 4 √2 जी। तो सम करने पर ये आपके पास बना 1 + 3 हो जाएगा 4 और 2 + 4 हो जाएगा 6। तो ये अगेन इसकी जो शेप है ये उसी तरह जो नंबर v के अंदर पड़े हुए हैं उन्हीं जैसी है। तो इसका मतलब है कि ये जो इनका सम है ये भी v को बिलोंग कर जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई नंबर c ले लेते हैं जो कि रैशनल है, फील्ड में से आप कोई स्केलर एलिमेंट उठा रहे हैं, तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a + b √2। तो अब a और b भी रैशनल है, c भी रैशनल है, तो इनको जो मल्टीप्लाई कर देंगे c a और c b, तो c a भी रैशनल होगा, c b भी रैशनल होगा, इसलिए ये जो एलिमेंट होगा ये v को बिलोंग लाजमी तौर पर कर जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल नंबर 6 है कि लेट f बी अ फील्ड। f जो है ये आप फील्ड ले लेते हैं, और इसका जो n टाइम्स प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक वेक्टर स्पेस होगी ओवर f। इसका मतलब ये है कि अगर आप r² ले लेते हैं, r² से मुराद ये होगा r क्रॉस r, मतलब जिसको आप 2 डायमेंशनल प्लेन का नाम भी देते हैं। तो जो r² r है ये ओवर इटसेल्फ r, ये एक वेक्टर स्पेस होगा। इसी तरह r3/r ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। तो इसका ये मतलब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल नंबर 7 के अंदर भी मैंने कहा कि Rn जो है ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर R। तो वही रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, जनरल उसका रिजल्ट बता दिए। एग्जांपल 8 आपके पास है, लेट M बी द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस। ऐसा सेट है जिसके अंदर
सारी की सारी m/n मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं और यहाँ पर हम फील्ड ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो फिर ये जो सेट मैट्रिसेस का सेट है ये R के ऊपर R को फील्ड मानते हुए ये एक वेक्टर स्पेस होगा। 9th एग्जांपल आपके पास है कि Pn हमने सबसेट ले लिया पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल्स का जो सेट है ये उसका मैंने एक सबसेट लिया है और इस पर कंडीशन ये है कि इसके अंदर तमाम ऐसे पोलिनोमियल्स पड़े हुए हैं जिनकी डिग्री लेस आर इक्वल टू n है। तो ये जो Pn होगा ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस होगा। मतलब जैसे आप बात कर ले P3 की, तो अब P3 ऐसा सेट है जिसके अंदर वो तमाम पोलिनोमियल्स पड़े हुए हैं जिनकी डिग्री 3 आ जाए, जिनकी डिग्री 2 आ जाए, जिनकी डिग्री 1 आ जाए। मतलब P3 के अंदर ये इस तरह के तमाम पोलिनोमियल्स मौजूद होंगे और वो एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, एग्जांपल नंबर 10 आपके पास है कि C ऑफ AB। तो ये नोटेशन भी हम फंक्शनल के अंदर भी देख चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, दिस इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। सिमिलरली ZP इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली मैंने यहां पर इसको Zn नहीं लिखा बल्कि n को मैंने प्राइम नंबर लिया हुआ है। उसकी वजह ये है, आपको याद होगा कि हमने रिंग थ्योरी वाले जो कोर्स है उसके अंदर हमने कहा था कि ये जो Zn होता है, Zn इज अ फील्ड, Zn एक फील्ड होता है। उसकी कंडीशन ये थी कि व्हेन इफ एंड ओनली इफ n is prime, if and only if n is prime। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ZP इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, तो इसका मतलब है जो भी आपने ओवर की बात कर रहे हैं, इटसेल्फ की बात कर रहे हैं, तो फील्ड आपने इसी को लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं Z4 ले लेता हूं, तो क्या Z4 के ऊपर ये फील्ड, ये वेक्टर स्पेस बनेगी? तो ऑफ कोर्स ये यकीनन ये आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि ये जो Z4 है ये फील्ड नहीं है, तो यहां पर फील्ड का होना जरूरी है। तो इसी तरह अगर हम ये ले लेते हैं Z5 को ओवर Z5 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये Z5 क्योंकि 5 प्राइम है इसीलिए ये फील्ड है, तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस लाजमन होगी। जी क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, एग्जांपल नंबर 12 है, लेट V बी द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंसेस इन अ फील्ड F। किसी भी फील्ड F को लेते हुए उसके अंदर सेट ऑफ तमाम सीक्वेंसेस, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस का जो सेट होगा उसको हम V का नाम दे देते हैं, तो वो V भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस होगी। जी नेक्स्ट आपके कुछ रिजल्ट्स हैं वेक्टर स्पेस के हवाले से। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो अगर आप किसी भी स्केलर को लेते हैं, मतलब फील्ड का कोई एलिमेंट लेते हैं, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज 0 होगा। इसी तरह 0 को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 0 होगा। तो नेगेटिव अल्फा टाइम्स V इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स नेगेटिव ऑफ V एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव अल्फा टाइम्स V। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, होल्ड करती हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर, ए यहां पर स्केलर है, V यहां पर वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो उनमें से एक बात दुरुस्त होगी, या तो फिर स्केलर नंबर 0 है या फिर वेक्टर नंबर 0 है। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहां पर होल्ड करती है। सिमिलरली रिजल्ट 6 है कि इसमें कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। अगर आपके पास स्केलर नंबर जो है वो नॉन जीरो है, तो फिर ये अल्फा जो नॉन जीरो है इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ स्केलर के अंदर होल्ड करेगा और ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल आ जाएंगे।
इसी तरह अगर आप वेक्टर सेम ले लेते हैं, ये भी u है, ये भी u, और ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, तो उस सूरत में ये जो u है इसको आप कैंसल आउट करके दोनों स्केलर्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक नोट है कि v ऑफ f इज नॉट अ वेक्टर स्पेस इफ v इज अ सबसेट ऑफ f। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखें, q ऑफ r इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये मैं मिसाल देकर आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब यहां पर वजह क्या है, देखो q जो है ना, q ये सबसेट है किसका, r का, तो इसीलिए R को फील्ड मानते हुए Q कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर जो है R, सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फील्ड मानते हुए R कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ये मैंने एक नोट की सूरत में लिख दिया है कि जब भी आपने कोई वेक्टर स्पेस बनानी होगी और वो किसी फील्ड का सबसेट होगा, तो उस फील्ड को लेते हुए उसका जो सबसेट है वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता, लेकिन इसका उलट पॉसिबल होगा। मतलब आप ये कहें कि F को फील्ड मानते हुए आप इस V को उसके अंदर ले लेते हैं, तो अब ये जो F है ये बेसिकली यहाँ पर ये मैं सेट्स ले रहा हूं, ये मैं इसको वेक्टर स्पेस या इसको फील्ड नहीं, ये जस्ट मैंने इनके नाम रखे हुए हैं V और F। तो इस सूरत में ये पॉसिबल है, मतलब अगर आप ये कहें कि R जो है ये Q को फील्ड मानते हुए ये वेक्टर स्पेस है, एग्जैक्टली ये वेक्टर स्पेस होगी। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये R को फील्ड मानते हुए ये भी एक वेक्टर स्पेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि लेट V बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स A B ऑफ रियल नंबर्स, determine whether V is a vector space or not on R with addition and scalar multiplication defined by। अब यहां पर पहली जो ऑप्शन है उसके अंदर एडिशन जो आम हम ऑर्डर पेयर्स में यूज करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को आपने फर्स्ट एलिमेंट में ऐड नहीं करना, ए को सी में नहीं ऐड करना, बल्कि ए को आपने डी में ऐड करना है, इस तरीके से दिया हुआ है। और जो सेकंड एलिमेंट बी है उसको हमने फर्स्ट में जमा कर दिया, बी को सी में, तो एडिशन इस तरह से डिफाइन है। और इसके अंदर ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपली इसके अंदर डिफाइंड है कि के को हमने फर्स्ट एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड एलिमेंट से भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी। इसी तरह बी ऑप्शन आपके पास है, उसके अंदर एडिशन को हमने आम तरीके से मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ जमा कर दिया, लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो इस तरीके से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर ली। और ए बी को सी डी में अगर ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाए, किसी भी ऑर्डर पेयर को किसी भी दूसरे ऑर्डर पेयर में ऐड करें तो रिजल्ट 0 आ जाए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आम तरीके से डिफाइंड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं होगी। ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं, ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज या इस तरह कोई भी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर चेक करें कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये तो दोनों ही उसने डिफाइन करके दे दी। अब आगे चलकर आपने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड नहीं करती हैं। जी नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर। अब इसके जो सबसेट्स हैं आर के, क्यू पर भी ये हो सकती है वेक्टर स्पेस, आर पे भी हो सकती है, लेकिन सी जो है ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए सी के ऊपर आप इसको सी को फील्ड मानते हुए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस,
Z7 और Z5 को फील्ड मानते हुए क्या ये वेक्टर स्पेस होगी या नहीं होगी? ठीक है, Z7 ओवर Z7, करेक्ट ऑप्शन बेसिकली ये वाला है। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए ट्रू नहीं है कि इनके अंदर जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन वो सेम नहीं होंगी। मतलब ये Z7 के अंदर ऑपरेशन जो है वो मॉड 7 का तहत होगा और Z5 के अंदर ये जो मॉड वाली जो आपने डिफाइन किया हुआ है वो मॉड 5 होगा। ठीक है, इनका ऑपरेशन सेम नहीं होगा और ये इसलिए फील्ड नहीं हो सकती, सॉरी वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो Z6 है इसका 6 प्राइम नहीं है। तो Z6 जो है ये प्राइम ना होने की वजह से ये फील्ड ही नहीं है। तो फील्ड ना होने की वजह से आप इस पे वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते। और फिर वो जो रिजल्ट हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि अच्छा ये सेशन आपका एंड होने वाला है तो 1 मिनट उसमें बाकी है, तो आपने उसी लिंक के ऊपर दोबारा क्लिक करते हुए दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिजल्ट आपके पास क्या था कि किसी भी फील्ड को ओवर इटसेल्फ ये एक वेक्टर स्पेस होती है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये जो Z7 है, 7 प्राइम होने की वजह से Z7 एक फील्ड है। तो जब अब मैं इसको इटसेल्फ लूंगा तो ये आपके पास